नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार शुक्ल आप सभी का सारस्वत ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान का प्रश्न पत्र 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कक्षा 10वीं का विज्ञान का प्रश्न पत्र 2 का दूसरा पार्ट सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 पढ़ रहे हैं। और इस पाठ में एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन पढ़ने से पहले हमारे दोस्तों को कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, समस्या होती है ये समझने में कि जनुक केंद्रकाम्ल मतलब जनुक मतलब जीन, केंद्रकाम्ल मतलब डीएनए और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, इसमें क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस नहीं समझते हुए जब वो प्रक्रिया विभाजन की कोशिका विभाजन को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है। इसलिए पहले हम इसे जान लेते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो जो हमारे माता पिता से हमारे भीतर जो आनुवांशिक गुण आते हैं वो सारे गुणसूत्रों की वजह से आते हैं। और उसमें 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, 3 तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जो पहला होता है जनुक, दूसरा होता है डीएनए जिसे हम लोग केंद्रकाम्ल बोलते हैं, तीसरा होता है एक संयोजक गुणसूत्र जिसे मोनोवैलेंट क्रोमोसोम बोलते हैं इंग्लिश में, और द्विसंयोजक गुणसूत्र यानी बाइवैलेंट क्रोमोसोम बोलते हैं इंग्लिश में। तो इससे पहले कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी लेवल है, स्तर है जो जनुक से केंद्रकाम्ल का, फिर उसके बाद एक संयोजक गुणसूत्र का, इसको समझने के लिए हम उस तरफ चलते हैं, बोर्ड के उस तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आपके केंद्रकाम्ल यानी कि डीएनए का जो है चित्र है। डीएनए आपका द्विसर्पिल इसमें होता है, और जब द्विसर्पिल स्थिति में होता है तब वो द्विसर्पिल स्थिति में क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं आपके इस डीएनए में। और वो नाइट्रोजनस बेसिस में 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो होते हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। तो एडेनाइन और जो ग्वानाइन है ये क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, और साइटोसिन और ये थाइमिन ये पायरिमिडीन्स होते हैं। तो दोस्तों इसको केंद्रकाम्ल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक में ये डीएनए होता है, इसीलिए इसे केंद्रकाम्ल कहते हैं। लेकिन जो ये डीएनए स्ट्रैंड होता है ये बहुत बड़ा होता है, और डीएनए स्ट्रैंड में एक जो ये नाइट्रोजनस बेसिस है वो 3-3 के यूनिट में होते हैं, 3-3 की इकाई में होते हैं। जैसे ए, टी और सी होता है, कभी कभी ये सी, टी, जी होता है। तो ये 3-3 जो इकाई में होते हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस, वो एक 3 इकाई वाला एक गुण बनाता है, दूसरी 3 इकाई वाला दूसरा गुण बनाता है। इसकी वजह से ये 3-3 के कोड में हमारे गुण को कोड करते हैं, मतलब हमारे अंदर जो गुण दिखाई देते हैं वो 3-3 की वजह से होता है। तो कभी कभी एक से ज़्यादा कोडॉन, जो ये 3 के कोडॉन हैं ये एक से ज़्यादा होते हैं, और ये एक से ज़्यादा भी मतलब ये एक कोडॉन एक और दूसरा कोडॉन 2, ये दोनों मिलकर भी एक गुण को कोड कर सकते हैं। जैसे कि कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया। तो ये आपने समझा। अब समझिए ये जो आपका केंद्रकाम्ल का स्ट्रक्चर है, जो ये चित्र है, इसमें आप देखिए कि ये जो इसका हिस्सा है केंद्रकाम्ल का, ये हमारे समझिए कि हमारे चमड़ी के कलर को डिफाइन करता है, मतलब चमड़ी के कलर देता है। इसकी वजह से हमारी चमड़ी का कलर निर्धारित होता है, जो रंग है हमारी त्वचा का। तो जो हमारी त्वचा का रंग अगर इस जो ये इतना भाग है डीएनए का, इसकी वजह से अगर आता है तो इसे हम जीन बोलते हैं। तो ये जो हमारे त्वचा का रंग है उसके लिए ये इतना सा भाग इस डीएनए का ये हमारे लिए जनुक हो गया, जिसे हम जीन बोलते हैं।
ठीक है। तो डीएनए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और डीएनए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होने पे उस पर कई जीन होते हैं, क्योंकि उस पर कई सारे कोड्स इस तरह से होते हैं। जो 3-3 के कोड में नाइट्रोजनस बेसिस के कोड होते हैं उस पर कई सारे होते हैं, इसलिए एक डीएनए स्ट्रैंड पे कई सारे जीन होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है हिस्टोन प्रोटीन। तो हमारा जो डीएनए होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और ये इतने छोटे से इसको केंद्रक में इसको फिट करना होता है, पैक करना होता है। इसके लिए तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स के आजू बाजू ये इस तरह से लपेटा हुआ होता है। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो ये जो आप एक चक्री लेते हैं और उसमें बहुत सारा धागा लपेटते हैं, जब उससे आप धीरे धीरे धागे को ढील छोड़ते हैं तो आसमान तक जाता है। उसी तरह ये डीएनए भी बहुत बड़ा होता है, करीबन 1.5 से 2 मीटर। इसको छोटे से केंद्रक में फिट करना होता है, इसलिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है इसके आजू बाजू ये लपेटा जाता है और ये चक्री का काम करता है। तो ये जो डीएनए है ये लंबा तो बहुत होता है लेकिन बहुत पतला होता है, तो आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ये लपेटा जाता है इस हिस्टोन प्रोटीन के आजू बाजू में चारों तरफ से, तब ये और गाढ़ा गाढ़ा होता है और इसकी वजह से ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये 8 होते हैं। आगे आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, इसके पीछे भी इसी तरह 4 हैं। तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। कितने होते हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन को हम लोग प्रथिन कहते हैं, तो 8 हिस्टोन प्रथिन होते हैं। तो इसमें H3 H4 H2A और H2B, यानी हर एक का 2-2 यूनिट होता है। H3 2 होगा, H4 2 होगा, H2A 2 होगा, H2B 2 होगा। तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिसके चारों ओर ये डीएनए लपेटा जाता है। जब ये डीएनए लपेटा जाता है तो ये गाढ़ा हो जाता है और ये माइक्रोस्कोप में दिखता है। तो इसी तरह कई सारे हिस्टोन प्रोटीन मिलके इसको और लपेट के गाढ़ा करते हैं और ये कंडेंस होता है, मतलब और छोटा होते जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, यानी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रथिन से, जो आप उसे हम लोग इंग्लिश में क्रोमैटिन कहते हैं और हिंदी में इसके 2 नाम हैं। रंगने वाला स्नायु, मतलब जो स्नायु जिसमें रंग से रंगीन हो जाए वो, या फिर वर्णछक। इसके 2 नाम हैं, या तो रंगने वाला स्नायु या तो वर्णछक। तो रंगने वाला स्नायु मतलब जो रंग से रंग जाए उसे रंगने वाला स्नायु कहते हैं। स्नायु मतलब मसल्स। तो ये और इसको इंग्लिश में क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये जो वर्णछक है ये बहुत सारा गाढ़ा होता है, मिलता जाता है और मिलते और कंडेंस होते जमते नज़दीक आके ये क्या बनाता है? अर्धसूत्र बनाता है, क्रोमैटिड बनाता है। इसको इंग्लिश में क्रोमैटिड बोलते हैं और हिंदी में अर्धसूत्र बोलते हैं, या अर्धगुणसूत्र बनाता है। तो ये जो गुणसूत्र बिंदु है उसके तरफ 2 अर्धसूत्र जुड़ते हैं, एक P होता है और एक Q होता है। तो जो P वाला होता है वो Q वाले से थोड़ा सा छोटा होता है। ध्यान देना, ये जो क्रोमैटिड है इंग्लिश में, इसके 2 नाम हिंदी में है। हिंदी में इसे अर्धगुणसूत्र भी कहते हैं और अर्धसूत्र भी कहते हैं। तो ये क्या बनाते हैं कि अर्धसूत्र बनाते हैं। ये अर्धसूत्र किससे बना है? ये जो आपका वर्णछक है, यानी कि जो क्रोमैटिन है उससे बना है। तो ये बहुत सारे क्रोमैटिन या वर्णछक मिलके ये अर्धगुणसूत्र या अर्धसूत्र, जो आप इसे कहना चाहें, वो बनाते हैं। और ये दोनों अर्धसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं, यहाँ पे बताया है, जिसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये गुणसूत्र बिंदु के दोनों ओर एक अर्धगुणसूत्र और दूसरी ओर दूसरा अर्धगुणसूत्र जुड़ता है। जो P वाली भुजा होती है अर्धगुणसूत्र की, वो Q वाली भुजा से छोटी होती है। जो P वाली भुजा होती है अर्धगुणसूत्र की या अर्धसूत्र की, वो Q वाली अर्धगुणसूत्र वाली भुजा से छोटी होती है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये जो इस तरह का गुणसूत्र, दोनों अर्धसूत्र जोड़ के एक गुणसूत्र बनता है, एक गुणसूत्र बनता है। तो जो इस तरह का गुणसूत्र बनता है उसको एक संयोजक गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस
गुणसूत्र को, दो अर्ध गुणसूत्र जोड़ के जो गुणसूत्र बना है उसे हम एक संयोजक गुणसूत्र बोलते हैं। तो एक संयोजक गुणसूत्र में क्या होता है, एक गुणसूत्र बिंदु होता है, P वाली अर्ध गुणसूत्र भुजा होती है और Q वाली अर्ध गुणसूत्र भुजा होती है, जो जिसमें P वाली अर्ध गुणसूत्र भुजा Q वाली अर्ध गुणसूत्र भुजा से छोटी होती है। बाद में जब आगे हम बढ़ते हैं तो जो कोशिका विभाजन या जो कोशिका का जीवन चक्र होता है उसमें एक फेज़ आता है, इसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। कोशिका विभाजन के पहले वाला चक्र है, जीवन चक्र मतलब कोशिका विभाजन के पहले वाली स्थिति है, इसको इंटरफेज बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इस तरह भी लिखते हैं, इंटरफेज। तो ये जो इंटरफेज है ये कोशिका विभाजन के पहले वाली स्थिति होती है और इसमें ये जो एक गुणसूत्र है, एक संयोजक गुणसूत्र है, ये द्विसंयोजक गुणसूत्र यानी बाइवैलेंट क्रोमोसोम। एक संयोजक गुणसूत्र क्या था हमारा, मोनोवैलेंट क्रोमोसोम बनता है, मोनोवैलेंट क्रोमोसोम। लेकिन बाद में ये जो कोशिका विभाजन होती है, कोशिका विभाजन के पहले एक फेज़ होता है, एक जीवन चक्र होता है सेल का, उसे इंटरफेस कहते हैं। उस इंटरफेस में ये जो मोनोवैलेंट क्रोमोसोम है यानी एक संयोजक गुणसूत्र है वो द्विसंयोजक गुणसूत्र में डेवलप होता है, मतलब विकसित होता है। तो ये जो द्विसंयोजक गुणसूत्र कैसे बनता है, ये इस तरह बनता है कि ये जो अर्ध गुणसूत्र है और ये अर्ध गुणसूत्र है, इसके अंदर का जो डीएनए है वो डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब अपनी जैसी दूसरी कॉपी बनाता है, अपने जैसी दूसरी कॉपी बनाता है और ये सेंट्रोमियर के इस तरफ बढ़ते हैं। और ये वाला जो Q वाली भुजा है अर्ध गुणसूत्र की अपनी जैसी दूसरी कॉपी बनाती है, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन से मतलब डीएनए की कॉपी बनाती है। तो ये दूसरी वाली भुजा बनती है। तो ये P वाली दो भुजा बन जाती है, केंद्र के एक तरफ, गुणसूत्र बिंदु के एक तरफ दो भुजा P वाली बन जाती है, वो गुणसूत्र बिंदु के दूसरी तरफ Q वाली दो भुजा बन जाती है। ऐसे में इसको इंग्लिश में सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये दोनों P भुजाओं को एक साथ सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे सह-अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, सह-अर्ध गुणसूत्र। और ये P वाली सह-अर्ध गुणसूत्र है, ये Q वाली सह-अर्ध गुणसूत्र है। ये P वाली सह-अर्ध गुणसूत्र है और ये Q वाली सह-अर्ध गुणसूत्र है। तो इधर Q डाल दीजिए, यहाँ पे आप P नाम डाल दीजिए। और इसके बाद ये इस तरह से इंटरफेस में डेवलप हो जाता है, मतलब विकसित हो जाते हैं और तब जाके आगे कोशिका विभाजन होती है। इसके बाद अब इसमें एक जो कन्फ्यूजन होता है, जो हमें जो संदेह आता है कि जब कोशिका विभाजन होता है तब इसमें ये गुणसूत्र आधे आधे बढ़ते हैं ऐसे। तो हम इसको एक और इसको दो काउंट करते हैं, इसको एक गिनती करते हैं, इसको दो काउंट करते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता कि समान कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो समान कोशिका विभाजन में समान गुणसूत्र की संख्या होती है, लेकिन हम इसको एक और इसको दो गिन लेते हैं, इसलिए हमें गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो एक संयोजक गुणसूत्र है इसको भी हम एक गुणसूत्र ही गिनते हैं, और ये जो द्विसंयोजक गुणसूत्र है इसको भी हम एक ही गुणसूत्र गिनते हैं, इसको भी एक गुणसूत्र गिनते हैं और इस दूसरे को भी एक ही गुणसूत्र गिनते हैं। तो मतलब ये भी एक गुणसूत्र है, ये भी जो एक संयोजक गुणसूत्र है वो भी एक गुणसूत्र है, और जो द्विसंयोजक गुणसूत्र है वो भी एक ही गुणसूत्र है। तो भले ये जब समान कोशिका विभाजन होती है तो ये गुणसूत्र इस तरफ आ जाए और दूसरा गुणसूत्र उस तरफ चला जाए, तो भी इन दोनों की गिनती एक ही होती है, इन दोनों की गिनती एक ही होती है। ये दो नहीं होते हैं, दो सेल में ये जाएंगे, मतलब दो कोशिका में ये जाएंगे तो इसकी गिनती एक होगी, इसकी गिनती एक होगी। लेकिन फिर से समझ लीजिए कि ये एक संयोजक गुणसूत्र है, ये द्विसंयोजक गुणसूत्र है, इसको पूरा का पूरा एक गुणसूत्र गिनते हैं और इसको पूरा का पूरा एक गुणसूत्र गिनते हैं। तो इसलिए जब ये विभाजित होता है समान कोशिका विभाजन में, तो जब ये विभाजित होता है एक गुणसूत्र एक
कोशिका में जाता है, दूसरा गुणसूत्र दूसरी कोशिका में जाता है, तब इसको 1 और 2 नहीं गिनते हैं, इसको 1 ही गिनते हैं। इसलिए यही कन्फ्यूजन है, यही संदेह है जो लोगों को कोशिका विभाजन समझने में मुश्किल देता है। इसके लिए इसको समझना चाहिए। तो हम समझ गए कि ये भी एक ही गुणसूत्र है, ये भी एक गुणसूत्र है। एक संयोजक गुणसूत्र भी एक गुणसूत्र है, द्विसंयोजक गुणसूत्र भी एक गुणसूत्र है। द्विसंयोजक गुणसूत्र में ये जो अर्ध गुणसूत्र है ये अपनी कॉपी बनाता है डीएनए रेप्लिकेशन से, मतलब यहाँ डीएनए अपनी दूसरी प्रतिलिपि बनाता है, उससे एक सअर्ध गुणसूत्र उत्पन्न होता है। और ये वाला जो अर्ध गुणसूत्र है ये डीएनए रेप्लिकेशन से, मतलब डीएनए की प्रतिलिपि से, केंद्रका अम्ल की प्रतिलिपि से दूसरा अर्ध गुणसूत्र बनाता है, जिससे इसमें 2 पी भुजा और 2 क्यू भुजा हो जाते हैं। लेकिन ये गिनती में एक ही गुणसूत्र होता है। समझ में आया? तो अब हमें ये समझना है कि जब समान कोशिका विभाजन होगी तो हमें इसको एक ही गिनना है और इसको भी एक ही गिनना है। तो जब ये गिनती से ये 2 सेल में चले जाएंगे, मतलब 2 कोशिका में बंटने के बाद जाएंगे आधा आधा, तो इसको भी एक ही गुणसूत्र गिनना है और इसको भी एक ही गुणसूत्र गिनना है, 2 नहीं गिनना है। तो हमारा वो कन्फ्यूजन, जो हमारा संदेह है, वो मिट जाता है। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है आनुवंशिक गुणसूत्रों की, वो होती है जनुक, जिसे हम इंग्लिश में जीन कहते हैं। केंद्रकाम्ल उससे बड़ी इकाई है डीएनए। जो केंद्रकाम्ल है इसी के ऊपर बहुत सारे जनुक होते हैं, इसी डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन होते हैं, या इसी केंद्रकाम्ल के ऊपर बहुत सारे जनुक होते हैं। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन होते हैं, वो 3-3 के कोड में, नाइट्रोजनस बेसिस के 3-3 कोड में जो नाइट्रोजन से बने। उसके बाद ये डीएनए हिस्टोन प्रथिन के आसपास घूम कर लिपट कर बहुत सारे हिस्टोन प्रथिन मिलके क्रोमैटिन बनाते हैं, जिसे हिंदी में रंगने वाला स्नायु या वर्णछक बोलते हैं। तो बहुत सारे वर्णछक मिलके एक संयोजक गुणसूत्र बनाते हैं, और ये एक संयोजक गुणसूत्र इंटरफेज में, मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि इंटरफेज, या इस तरह लिख सकते हैं, इंटरफेज में क्या बनाता है, ये इंटरफेज में अब ये जो अर्ध गुणसूत्र हैं इसकी कॉपियाँ बनाता है, डीएनए प्रतिलिपि बनाता है डीएनए से, और ये एक संयोजक गुणसूत्र से द्विसंयोजक गुणसूत्र होता है। तो जो ये एक संयोजक से द्विसंयोजक गुणसूत्र बनता है, ये आगे कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। ये क्या होती है, जो केंद्रक होता है वो कोशिका विभाजन की, ये जो केंद्रक होता है ये कोशिका विभाजन की तैयारी करता है, ताकि एक कोशिका से 2 और कोशिका बने। तो अगर इसमें 46 क्रोमोजोम है, तो ये 46 क्रोमोजोम एक संयोजक स्थिति में होते हैं, और ये अपने आप को द्विसंयोजक स्थिति में लाते हैं। तो जब द्विसंयोजक स्थिति में ले आते हैं, मतलब ये जो एक संयोजक क्रोमोसोम है, ये सारे 46 के 46 द्विसंयोजक गुणसूत्र बन जाते हैं। जब ये द्विसंयोजक गुणसूत्र बन जाते हैं, तो यही दोनों द्विसंयोजक गुणसूत्र बीच में से विभाजित होकर यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46 गुणसूत्र लाते हैं इस सेल में। तो इस सेल से जो 2 सेल बने, दोनों में समान संख्या में गुणसूत्र आते हैं, यानी क्रोमोसोम आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि एक संयोजक से द्विसंयोजक गुणसूत्र बन जाते हैं। और वो क्यों बनते हैं, वो कौन से फेज़ में बनते हैं, इंटरफेज में बनते हैं। और कैसे बनते हैं, डीएनए की प्रतिलिपि बनती है, मतलब डीएनए की कॉपियाँ बनती हैं, और उसी केंद्रक से, तो ये केंद्रक से डिवाइड होके आते हैं। तो जब आप आगे कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो आपको ये जो संदेह होता है कि ये एक कैसे होता है, 46 से दोनों में 46 कैसे आते हैं, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम जब ये दोनों डिवाइड भी हो जाते हैं, जब दोनों विभाजित भी हो जाते हैं, तो दोनों की गिनती एक ही करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए। हमारे चैनल के इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए जो भी वो और पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको इसमें और कोई भी संदेह या डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए,
कमेंट में लिखेंगे तो हम आगे दूसरा वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करेंगे, मतलब आपका जो संदेह है उसको उसे सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे जो आपकी समस्या है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे, और ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया है और इससे आपका जो संदेह है वो सुलझ गया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।